नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य की खूबसूरत, बेजोड़ और चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की अग्रगण्य लेखिकाओं में एक उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी यात्रा। तो शुरू करें कहानी। माँ, तुम बीमार नहीं हो? नहीं हो, मैंने कह दिया ना। अगर बीमार हो तो बताओ क्या बीमारी है। इतनी जांचें करवाईं, कोई बीमारी निकली? तुम्हारे चौड़े चांद जैसे माथे पर बीमारी की एक रेखा तक नहीं है। तुम्हारे नरम हाथ गर्म हैं, तुम्हारी जादुई आंखों में अब भी चमक है, तुम्हारे सुनहरे बाल घुंघराली लटों के बीच अभी भी लहरा रहे हैं, तुम्हारा फिगर अब भी आकर्षक और चुस्त दुरुस्त है। डॉक्टरी भाषा में कहूँ तो तुम एकदम ठीक हो, एकदम निरोग। क्या कहा? मानसिक बीमारी? डिप्रेशन की शिकार हो? ओ, ये भी किसने कहा और क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है। मुझे लगता है तुम्हारे भीतर से जीवन का स्वाद चला गया है। तुमने सारे संसार को रसहीन मान लिया है। तुमने प्रेम की जगह घृणा और अविश्वास को अपने भीतर पाल लिया है। तुमने सारे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी नज़रों से दुनिया को देखती हो। दुनिया तुम्हें किस नज़र से देखती है, कभी सोचा? नहीं ना। तुम स्वयं परेशानी में रहती हो और हमें भी रखती हो। ये समय हमारे कैरियर बनाने का है, ना कि फालतू बातों को डिस्कस करने का। प्लीज़ माँ, समझने की कोशिश करो। तुम नादान बच्ची नहीं हो। मुझे लगता है तुमने अपने चारों ओर एक घेरा बना रखा है। तुम अपनी कल्पनाओं को अपने विचारों में जन्म देती हो और तुम्हें लगता है कि वो वास्तव में हो रहा है। अच्छा, रोना बंद करो। तुम्हारा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। रोना तुम्हारी फितरत में नहीं था। तुम तो हमेशा हंसती रहती थी, हर परिस्थिति में, हर मौसम में। तुम्हारी हंसी की सब दाद दिया करते थे। तुम्हारी हंसी ने एक संगीत का वाद्य यंत्र बना लिया था, जिसके तार छेड़ो और वो सनसना उठती थी। क्या कोई वाद्य यंत्र सनसनाता है? मैं अभी एप्रोप्रिएट शब्द नहीं तलाश पा रही हूँ, पर मेरे कहने का आशय यही है। चिड़िया चहकना भूल सकती थीं, पर तुम हंसना नहीं भूलती थीं। नदी ठहर सकती थी, पर तुम्हारी हंसी की धार नहीं। फिर यह सब कैसे हो गया कि इधर पतझड़ आया और उधर तुम्हारी हंसी चली गई? पतझड़ का तो पता चलता है। पत्ता पत्ता पीला होकर गिरने लगता है, वृक्षों की छाल सूख कर झड़ने लगती है, हवाओं में पत्तों की, सूखे पत्तों की चटकने की, उड़ने की आवाज़ आने लगती है। मगर तुम्हारी हंसी की खनक कब डूब गई हमें पता ही न चला। हम सब कब इतने दूर हो गए? हमारी दुनिया, हमारे सपने, हमारे रास्ते कब और क्यों दूसरी दिशाओं में चले गए? क्या यह हमारे जीवन का रहस्य है, या अंधकार, या अजनबी होते जाने की शुरुआत? अच्छा, रोना बंद करो प्लीज़ माँ। आज मुझे तुम्हें समझाना और संभालना पड़ रहा है। तुम तो मुझे संभाला करती थी, सबसे अलग रखती थी। मेरे रोने पर तुम सबसे ज़्यादा चिढ़ा करती थी, क्योंकि तुम्हें रोने से सख्त नफरत थी। किसी के भी आंसू देखकर तुम हैरान होती थी। लेकिन आज, अब क्यों बहते हैं तुम्हारे आंसू? कोई यकीन करेगा कि तुम लगातार रोती हो, भीतर बाहर रोती हो, सुबह शाम रोती हो, सोते जागते रोती हो, सबके बीच और अकेले में रोती हो। इससे अच्छी तो तुम्हारी सास यानी मेरी दादी थी, जो अपना सारा गुबार, गुस्सा, दर्द लड़ भिड़ कर निकाल लेती थी। अपनी बात मनवाने के लिए कितने स्वांग कर लिया करती थी। उनके आगे पीछे सारा कुनबा घूमता था और दादाजी उनके नाम की माला जपते जपते थकते नहीं थे। तुमने उनसे कुछ भी नहीं सीखा कि एक मजबूत औरत आंसुओं से नहीं, आग से बनती है। वो आग नहीं जो बाहर दिखती है, अंदर की आग। एनर्जी, ताकत, सेल्फ कॉन्फिडेंस, या इससे भी परे कुछ और। ओह, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, चुप हो जाती हूँ। चलो अब तुम्हारी बात सुनती हूँ। बताओ क्या बात है? किसने क्या कह दिया? किसकी बात से तुम आहत हुई हो? कौन तुम्हारा अपमान करके चला गया? क्या तुम जीवन भर मान अपमान के बांस पर चलती रहोगी? कब उबरोगी उन क्षुद्र बातों के प्रभाव से? अकेलापन? क्या बचकानी बात करती हो? क्यों तुम्हें हमेशा किसी ना किसी मर्द की ज़रूरत होती है? कभी पिता की, कभी भाई की, और अब इस आदमी की। ये तथाकथित गुरु, जिसकी दो दो बीवियां हैं, बच्चे हैं, वो तुम्हें आध्यात्मिक गुरु लगता है, जो अपने ढोंग को सच साबित करने में लगा रहता है, जो अपनी ही औकात नहीं जानता है,
जिससे पुलिस और नेताओं की ज़रूरत पड़ती है, वो ईश्वर को देखने दिखाने की बात करता है। वो जैसा चाहता है तुम्हें नचाता रहता है। उसने तुम्हारी सोच, तुम्हारी पर्सनैलिटी बदल दी है। तुमने उसके पीछे पूरे खानदान को दुश्मन बना लिया था और मुझे, अपनी बेटी तक को घर से निकाल दिया था। अच्छा माँ, बताओ, जिनके पिता, भाई, बेटा या ऐसे गुरु नहीं होते, क्या वे जिंदा नहीं रहती? मानती हूँ माँ कि तुम्हें अपने जीवन में कंप्लीट परफेक्ट पुरुष नहीं मिला है, जिसकी तलाश में तुम भटकती रही हो। ये तुम्हारे जीवन की यात्रा नहीं, यातना है। ये सहारा नहीं, कमजोरी है। ये खोज नहीं, शून्य में दौड़ने की थकान है। मैं सिखा रही हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बस तुम्हारे मन को टटोल रही हूँ। बदलो अपने मन को, अपने विचारों को, भरो अपने अधूरेपन को। तुमने अपने आप को देखा ही कब, समझा ही कब? तुम तो दूसरों में अपने को ढूंढती रहती हो। कोई तुम में खुद को ढूंढे ऐसी स्थिति पैदा की नहीं ना? मानती हूँ कि तुम सबसे अलग हो, सबसे बेहतर भी, पर तुम्हें एक बिंदु पर ठहरना आता ही नहीं। कभी कुछ तो कभी कुछ। तुम्हारे पास हजारों आइडिया हैं, पर उनको पूरा करने की इच्छा शक्ति नहीं है। तुम्हारे पास रहस्य और रोमांच से भरे किस्से हैं, लेकिन तर्क शैली नहीं। तुम्हारे पास अनेक सपने हैं, पर सपनों को साकार करने की दृष्टि नहीं। इसीलिए कई बार तुम रहस्यमयी हो जाती हो, तो कई बार जिद्दी भी, तो कई बार अहंकारी भी, और कभी कभी दयालु भी। सबसे निरासक्त कैसे रह लेती हो? रहती भी हो या रहने का नाटक करती हो? जिस बात या विचार या आइडिया पर हम काम करना शुरू कर देते, पता चला वो तुमने हवा में उड़ा दिया, या जिसके बारे में हमने सोचा तक नहीं था, उस पर तुमने काम करना शुरू कर दिया। है ना तुम्हारे अनिश्चय का खेल? तुम्हारे ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कभी भी कोई भी डिसीजन कैसे ले लेती हो? सब सच ही कहते हैं, तुम इस दुनिया के सांचे में फिट नहीं बैठती हो। ये दुनिया आपसे अलग नहीं हो सकती। समाज को बदलने में समय लगता है। समाज का भी मनोविज्ञान होता है। मैं जानती हूँ, मैं मैच्योर हूँ। ठहरो माँ, तुमसे बातें करके मैं असमंजस में पड़ जाती हूँ। मैं तो तुम्हारी एक मुकम्मल तस्वीर देखना चाहती हूँ, तो वो बिखरी बिखरी सी लगती है। टूटी कांच की चूड़ियों में ऐसे रंग दिखते हैं, वैसे ही रंग तुम्हारे व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं। तुम भी तो एक कंप्लीट वूमेन नहीं हो। तुमसे भी तो सबको शिकायतें हैं। जब से मैंने आँख खोली है, तुमको कुछ अलग करते पाया है। तुमको साड़ियों, गहनों, बर्तनों, घर की साफ सफाई से कोई वास्ता नहीं रहा। मिट्टी से, पत्थरों से, पेड़ों से, पत्तों से, रंगों से प्यार करते देखा है। तुम्हारे लिए बादल, आसमान, पेड़, फूल, पत्ते मायने रखते हैं, हम इंसान नहीं। तुम कैसी औरत हो? तुमने दादाजी का घर, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा, सब कुछ छोड़ दिया। जानती हो इससे क्या हुआ? हम लोग बेघर हो गए। आज हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सबकी डांट के बावजूद तुमने स्वयं को कभी नहीं बदला। ना तुम पूरी तरह से सांसारिक हो, ना सन्यासिनी। ना तुम योगी हो, ना भोगी। तुम्हारी साधनाएं, तुम्हारे काम, तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भाग दौड़, तुम्हारी आशा निराशा, सब अपनी दिशा की तलाश में आधे अधूरे पड़े हैं। अगर तुम्हें कुत्ते बिल्ली पालना था तो पाल लिए। रात रात भर जागकर उनकी सेवा करती हो। दादा दादी को इसलिए तुमसे शिकायत है कि तुम उनकी सेवा की बजाय जानवरों की सेवा कर रही हो। क्या सबने आना बंद कर दिया? सच तो है, तुम्हारे बदबू भरे, गोबर मिट्टी से लिपे पुते, भीड़, मिट्टी, पत्थर से घर में कौन आएगा? यह तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसको अपने जीवन में आने देना चाहती हो। तुमको और कितना समझाऊं, क्या करूं क्या नहीं? तुम्हें समझा समझा कर मैं बूढ़ों की तरह बातें करने लगी हूं। ये तो सदियों से चला आ रहा सिलसिला है माँ, समझने और समझाने का। यदि कोई आसानी से समझ लेता और आसानी से समझा देता, तो हजारों लाखों लोग यूं साधु सन्यासियों के सामने भीड़ न लगाते। नहीं, मजाक नहीं बना रही, सत्य को छूने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी खातिर, तुम्हारी खातिर मैं क्या क्या नहीं झेलती हूँ। कितने झूठ, कितने बहाने, कितने किस्से गढ़ती हूँ। अब नई बातें, नई चिंताएं, मेरी शादी की, मेरे कैरियर की, मेरे खुले संबंधों की, समाज और परिवार को रोकने टोकने, पता चलने की चिंता। मैं खुलकर जीती हूँ, सच्चाई से जीती हूँ। तुम्हारे परिवार में कितने किस्से सुनने को मिलते हैं। दादाजी तो बुढ़ापे तक में लड़कियों से संबंध रखते थे, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? मेरे बारे में क्या सोचना? मैं आज की लड़की हूँ,
आज के हिसाब से रह रही हूँ। यकीन करो, मैं अपना फ्यूचर बना लूँगी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मेरे संबंध समीर से? हाँ हैं। तो छोड़ देगा? मैं भी कौन सा उसके साथ बंधकर रहना चाहती हूँ। शादी जब कोई मिल जाएगा कर लूँगी। हाँ। घर के कमरे बंद हैं, अंधेरे में डूबे। थोड़ा सा उजाला कर दूं। बाहर गाड़ियों का शोर है, भीतर तुम्हारी आवाज़ों का, जो कभी चिंता में डूबी होती हैं तो कभी रुलाई में, तो कभी शिकायतों में। बाहर पानी बह रहा है, मेरे भीतर तुम्हारे आंसू। तुमने बेवक्त मेरे भीतर स्वयं को थोप दिया है। मैं यूं ही बूढ़ी हो जाऊंगी, यूं अपनी कामनाओं को दबा दूंगी। तुम्हारी मनहूसियत ने मेरे खिलंदड़पन को, मेरे ठहाकों को, मेरी हंसी को, मेरी खूबसूरती को कुचल दिया है। तुम तय कर लो कि क्या देना चाहती हो विरासत में मुझे। हाँ हाँ, कह दूंगी मैं सबसे कि तुमको समझाना, सजेशन देना बंद कर दें। मामा, मौसी, बुआ सबको कह दूंगी। दादा और नानी की पूरी उम्र अपनी बहुओं और बेटियों को समझाने में निकल गई और तुम्हारी आधी उम्र समझने और झेलने में। मज़े की बात यह है कि ना वे तुम्हें समझा सकी हैं, ना तुम समझ सकी हो। वे बूढ़ी औरतें सारी उम्र इस खुशफहमी में रहती आई हैं कि उन्होंने तुमको कंट्रोल कर लिया। क्या इन बातों का, समझाइशों का कोई अंत नहीं है? हाँ, घर में उजाला हो गया है, दिए जल रहे हैं। बाहर का अंधेरा मैंने दूर आकाश तक ढकेल दिया है। उजालों को मैंने भीतर बुला लिया है। हाँ, मैं इन अंधेरों उजालों में भी नाचना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ, चीखना चिल्लाना चाहती हूँ। कविताएं तो तुम लिखती थी, मैं तो डायरी लिखती हूँ, तुमसे छुपा कर रखती हूँ अपनी डायरी। अच्छा, सीरियस मैटर और बातें छोड़ो। बताओ, मेरे बच्चे यानी बिल्लियाँ कैसे हैं? पेड़ों पर चढ़ी हैं? पूरे जंगल में घूम कर आ जाती हैं? मोरों से डर गई थीं? मोर आने लगे हैं? बिल्ले तो नहीं आते? मेरी बिल्लियाँ इतनी खूबसूरत और सेक्सी हैं कि बिल्ले ना आए? ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग यहाँ एक कमरे के फ्लैट में रह रहे हैं, साफ हवा के लिए तरस जाते हैं। मेरी सांसें घुटने लगती हैं। सूरज की रोशनी देखने के लिए मेरी आंखें तरस जाती हैं। मैंने यहाँ आकर चांद और तारे नहीं देखे हैं। और तुम जहाँ रहती हो कितने खूबसूरत पेड़ हैं, पक्षी हैं, तालाब हैं, जानवर हैं। क्या सीन होता होगा सुबह और शाम का, शानदार, पेंटिंग की तरह। अच्छा ये बताओ माँ, तुमने पेंटिंग बनानी क्यों बंद कर दी है? क्यों? क्यों बताओ ना। कब बनाओगी? जब बूढ़ी हो जाओगी? अंगुलियां कांपने लगेंगी? नज़र कमज़ोर हो जाएगी? तुम्हारा कोई इलाज नहीं सिवाय इसके कि तुम अपनी कला की दुनिया में लौट जाओ। क्या करोगी पैसा बचाकर, मकान बनाकर? तुम जिस जगत में रह रही हो वो कितनों को मिलता है? वे क्या जाने माँ, तुम कितनी स्वतंत्र पर्सन हो। बाहर से बंधी दिखती जरूर हो, पर तुम्हारे मन के बंधन वो तुम्हारे खुद के बनाए हुए हैं, उपदेश नहीं। यही सच है। मैं तुम्हारी बेटी हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे दुनियादारी का अनुभव नहीं है। तुमसे ज़्यादा जानती समझती हूं मैं लोगों को। तो सुनो, बार बार मत पूछा करो। आखिरी बार बता रही हूं बस। मेरा काम अच्छा चल रहा है। मैं अपना जीवन खुद गढ़ रही हूँ। मुझे अपनी बुद्धि पर, सोच पर भरोसा है। नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं, अभिमान है। मेरी सुंदरता साधारण सुंदरता नहीं है जो पुरुषों को रिझाने के लिए हो। मैंने सुंदरता नहीं, सौंदर्य को अपनी देह और दिमाग में तराशा है, मेंटेन किया है। सुंदरता बहुत सामान्य सी भी हो सकती है, पर सौंदर्य, उसको बनने, गढ़ने और तराशने में सालों साल लग जाते हैं। वो बुद्धि, ज्ञान, आत्मविश्वास और भीतर की चमक से चमकता है। तुम भी तो सुंदर हो। हाँ, तुमने अपनी सुंदरता को बेवक्त खो दिया है, मटमैला कर दिया है। क्या कहा? आत्मा की सुंदरता, मन की सुंदरता। हाँ माँ, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, मैं जानती हूँ आत्मा के बारे में। ऑफ कोर्स माँ, वो तुम्हारी आंखों में दिपदिपाती थी तारों की तरह। तुम्हारी आंखों के वे तारे, वे जुगनू, वे ओस के कण, और क्या क्या कहूँ, जिनके प्रकाश में मैं अपना रास्ता खोजना चाहती थी। पर माँ, हम दोनों का जीवन कुछ अजीब तरह का है, जिसकी कहानियाँ सुनते सुनाते युग बीत जाएंगे। अच्छा छोड़ो, छोड़ो भी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बातें समझती हूँ, गुनती हूँ, मनन करती हूँ। तुम मेरी देह ही से तो रची बसी हो। आत्मा का, रक्त का संबंध है हमारा। जो मुझ में है वो तुम में तो आएगा ही। अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है जो मनुष्य के खून और मांस मज्जा से अलग कुछ बना सके।
टेस्ट ट्यूब बेबी हो या मटके में पलता भ्रूण, माँ धरती और अग्नि से पैदा हुई जीवात्मा, उसमें मनुष्य और सृष्टि के पंच तत्वों का योग तो होगा ही। मेरे भावों की उजास तुम्हारे भीतर फैली है, मेरी कला का दूसरा रूप तुम्हारे भीतर पल्लवित हो रहा है। मैंने रंग और ब्रश पकड़ा था, तुमने कैमरा। तुम मुझसे भी ज़्यादा गहरी और दूर की चीज़ें देख सकती हो, कैमरे में कैद कर सकती हो। तुम्हारी आँख कैमरे की आँख जो है। जानती हो मेरा सच, मेरे जीवन का सौंदर्य, मेरी निजता, मेरी हंसी किसने छीनी? आज इन सब बातों का रोना रोना नहीं चाहती। मेरा बचपन मेरे भीतर दब गया था, मेरे भीतर क्षोभ था, अंतहीन पीड़ा थी। मेरे भीतर इतने समंदर और इतनी नदियां हैं कि मैं उसी में डूबती उतराती रहती हूँ। मेरी मन्नो, उस पीड़ा को, उस पराधीनता को, उस दबाव को मैंने 25 साल तक झेला है, जिया है। 25 साल। जो अपने पल पल का हिसाब रखती हो, उसके 25 साल का जाना कितना वेदना से भरा होगा वो अनुभव। और 25 साल मेरे देखते देखते चले गए। सच कहती हो, मैं शारीरिक रूप से बीमार नहीं हूँ, मैं पिछले कई सालों से मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से बीमार चल रही हूँ। मैं इस देह के पिंजरे से बाहर निकल समय के पंख लगाकर उड़ना चाहती थी। मैं अपने सपनों और कल्पनाओं का एक छोटा सा संसार रचना चाहती थी। बस कल्पना करो कि पूरे एक जीवन में किसी का एक सपना तक न पूरा हो सके, उसे कैसा लगेगा? मैं बहती नदी एक तालाब में सिमट गई, फिर तालाब एक सूखे पोखरे में। क्या यही मेरी नियति थी? नहीं ना। मन्नो, लोग क्यों नहीं समझते कि मेरा संसार इस अनंत आकाश में, इस हरी भरी धरती में एक कोना मात्र चाहता था। कहो कहो कि मैं मिट्टी की बेटी हूँ, पत्थरों की सखी हूँ, मैं हरी धूप की ओस हूँ, मैं नदी में रहने वाली मछली हूँ, मैं आसमान में उड़ने वाली चिड़िया हूँ, मैं एक छोटी सी गुड़िया हूँ, मैं एक लघु तारिका हूँ इस ब्रह्मांड की। मेरे स्वप्न लोक का संसार बहुत छोटा है, बहुत नगण्य सा। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से कुछ मांग भी नहीं रही हूँ। न प्यार, न संपत्ति, न घर द्वार, न भरोसा, न वायदा, न बुढ़ापे का सहारा, न इहलोक और परलोक से मुक्ति, मोक्ष पाने की कामना। मैं तो सबकी चिंताओं से परेशान हूँ, चिंतित हूँ। मुझे थोड़ा सा एकांत चाहिए, थोड़ा और अपना सा लगने वाला एकांत। एकांत, एकांत, एकांत। मन्नो, घबराना नहीं। कल तबीयत बिगड़ गई थी, हॉस्पिटल आना पड़ा था। मैसेज पढ़ते ही मन्नो की रुलाई फूट पड़ी। मन आत्मा की दीवारों को फाड़ती रुलाई कमरे में गूंजने लगी थी। ट्रेन नहीं, बस नहीं, टैक्सी नहीं, हवाई जहाज़, वो भी दूसरे दिन का। उड़कर पलों में माँ के पास पहुँच जाना चाहती है। क्या हो गया माँ को? क्यों हो गया? क्या माँ कभी ठीक नहीं होगी? किसी के कहे शब्द तीर बनकर तो नहीं चुभ गए उसके मन में? आंखों में नींद नहीं, मन में चैन नहीं, हृदय में छपाछप कुछ गिर रहा है। स्मृतियों की घाटियों में चिड़िया की तरह चक्कर लगा रही है मन्नू। सीधे हॉस्पिटल पहुंची। प्राइवेट रूम में सन्नाटा पसरा है। खिड़कियों पर हरे रंग के पर्दों के पीछे दिन का उजाला पसरा है। ड्रिप और दवाइयों के बीच माँ का मुरझाया सांवला सा थका चेहरा, चेहरे का नूर, चेहरे की मांसपेशियाँ, चेहरे की बनावट ही बदल गई। मन्नो स्तब्ध, मन्नो चुप, मन्नो काष्ठ बन गई। माँ जो एक नदी की तरह थी, माँ जो एक कविता की तरह थी, माँ जो एक पेंटिंग की तरह थी, माँ मूर्ति में धड़कन की तरह थी, माँ। माँ। मन्नो। मन्नो हड़बड़ाई, चौंकी, फिर संभली। आंखों में सिमटा धुंधलापन उतर रहा है। चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। मन्नो ने माँ के गरम नरम वक्ष में सिर रख दिया। बिखरे बालों ने माँ को चारों तरफ से ढांप लिया। मन्नो की बाहों ने बांध लिया माँ की थकी देह को। माँ के आंसू नहीं थम रहे हैं, सिसकियाँ, फिर मौन, फिर टूटे फूटे संवाद, फिर मुस्कुराहट की रेखाएं। 1 हफ्ते बाद डिस्चार्ज करवा कर मन्नो माँ को ले जा रही है, सीधे स्टूडियो। अब कोई सवाल नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई आगे पीछे दाएं बाएं नहीं, किसी का इंतज़ार करती आंखें नहीं, शिकायत करती जबान नहीं। तुम्हें ठीक होना है, ठीक रहना है, तन मन को बचाना है। मैं सिर्फ तुम्हारा खून मांस मज्जा नहीं हूँ, मनोविज्ञान की विद्यार्थी रही हूँ। चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन मन की सारी अवस्थाओं, स्तरों को, सबको पढ़ा है। तुमको पढ़ने की आदत सी बन गई है।
बंद हॉल के दरवाजे खोल दिए। दूर तक घने पेड़ों की कतार नजर आ रही है। परिंदे चहचहा रहे हैं। इतने तरह के परिंदे, इतनी तरह की आवाज़ें, इतनी तरह की हवाएं हवाएं गुनगुना रही हैं। उठो, पानी पियो, कपड़े बदलो। उठो, खड़ी हो जाओ, लो खाना खाओ, दूध पियो, फल खाओ। मन्नो ने भूमिका बदल दी। मन्नो कठोर अभिभावक बन गई है। देख लिया, कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारा इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। धूल खा रहे कैनवास को साफ किया। जंग खा रहे स्टैंड को ढूंढ लाई। डिब्बों में बंद पड़े रंग के ट्यूब निकाले। ट्रे में रंग, ब्रश, नाइफ सजा दिए। सजा दिया है माँ के जीवन का साज श्रृंगार। पकड़ो माँ, कहीं कुछ नहीं छूटा, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। जो दब गया था उसे बाहर निकालो। एक गुरु की हिदायत, आदेश। माँ ने ब्रश पकड़ा। हाथ कांप रहे हैं, उंगलियों की पकड़ ढीली है। होगा माँ, होगा, हिम्मत करो। ये कोई जंग का मैदान नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का मैदान है, समझी ना। मन्नो स्थिर दृश्य से देखते हुए कह रही है। उसकी आवाज़ में अजीब सा सुरूर उतर आया है। ब्रश ने हल्के से रंगों को छुआ। रंग कैनवास पर बिखरे। कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी आकृतियां उभरी। छोटी आकृतियां बड़ी होने लगीं। रेखाओं के बीच रंग भरे जाने लगे। रंग फैलते गए। रंगों से कैनवास पर आकाश उतर रहा है। सूरज अपना रंग बदल रहा है। धरती का कोई छोर दिख रहा है। बाहर खड़े पेड़ अंदर आ गए हैं। कोई स्त्री अपना वजूद तलाशती स्वयं को गढ़ने में लगी है। माँ के हाथ अब तेजी के साथ चल रहे हैं, इतनी तेजी के साथ कि कहीं कुछ छूट ना जाए। वर्षों का छूटा हुआ, ठहरा हुआ एक ही बार में पूरी रफ्तार से पकड़ लेना चाहती है। मन्नो ने कैमरा निकाला और चित्र बनाती माँ की तस्वीर खींचने लगी। माँ, इधर देखो, इधर मेरी तरफ। मुस्कुराओ और हंसो, जोर से और जोर से। और पेड़ों पर चहचहाती चिड़ियों ने, सरसराती हवाओं ने सुनी माँ और मन्नो की वो हंसी जो हवाओं के साथ बहती हुई आसमान में गूंज रही थी। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी यात्रा। आशा है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।